सब लोग जानते हैं कि CBSE 2025 का केमिस्ट्री का पेपर हो चुका है। पेपर इजी टू मॉडरेट था सभी रीजन में। आज हम वैसे ही एक रीजन का पेपर डिस्कस करने आए हैं। ये देख सकते हैं कि ये हमारा CBSE 2025 का केमिस्ट्री का पेपर ये देखेंगे तो बहुत इजी लग रहा है और बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल है, कोई न्यूमेरिकल भी ज़्यादा नहीं है और हार्ड भी नहीं है। इसका सोल्यूशन हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। लिखा है कि एरोमेटिक सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी कैनॉट बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी। हाँ, ये स्टेटमेंट जो भी लिखा है स्टेटमेंट है फॉल्स है। बिकॉज जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि कीड़ा जो भी होता है विटामिन फैट सॉल्युबल होते हैं। फैट सॉल्युबल जैसे कि K, E, D, A, ये चारों विटामिन हमारे बॉडी में सॉल्युबल है, इसलिए इसका आंसर है डी। और दूसरा क्वेश्चन, एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल हैलेमाइड सिंथेसिस। ये एक स्टेटमेंट जो है एक ट्रू स्टेटमेंट है। और इसका सोल्यूशन देखेंगे तो अराइल हैलाइड्स डो नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे कि आप ऐसे जानते हैं कि बेंजीन जो होता है जो न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत ही कम देता है, इसलिए ये नहीं करते। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है और उसका रीज़न भी सही है, इसका ऑप्शन इसलिए ये होगा। थर्ड क्वेश्चन, Cu cannot liberate H2 on reaction with dilute mineral acids। ये सही है। जैसे कि आप जानते हैं कि एक Cu एक ऐसा मेटल है जो हाइड्रोजन गैस को रिलीज नहीं करता है। ये करता है जब हम लेते हैं कंसनट्रेटेड H2SO4, इसलिए ऊपर वाला स्टेटमेंट जो भी है ट्रू है। और दूसरा स्टेटमेंट रीजन है जिसका Cu हैज़ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये भी सही है। जैसे कि Cu का पोटेंशियल होता है +0.34। जो भी मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा वो हाइड्रोजन गैस को लिबरेट नहीं करेगा। जैसे कि जिसका नेगेटिव होता है वो सारे मेटल्स हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेंगे। इसलिए जो भी है थर्ड क्वेश्चन इसका आंसर भी ये सही है। और फोर्थ क्वेश्चन, इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इफ अ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल्ड इट्स हाफ लाइफ आल्सो डबल्ड। फर्स्ट ऑर्डर का T½ का जो भी होता है फॉर्मूला होता है, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि 0.693/K R/K। जैसे कि इसमें कोई कंसंट्रेशन का टर्म ही नहीं है, इसलिए वो उस पर ऊपर डिपेंड ही नहीं करेगा। इसलिए जो भी असर्शन है ये फॉल्स है। और ये जो भी है जैसे कि आप देख सकते हैं कि असर्शन इज फॉल, मतलब रीज़न ऑटोमेटिक सही होगा, नहीं तो असर्शन को ट्रू होना पड़ेगा। इसलिए इसका भी आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी। अब जो भी फर्स्ट असर्शन रीजन आप देख के सोच सकते हैं कि बहुत ईजी आए थे। अब फिफ्थ क्वेश्चन, स्कर्वी इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। ये होता है विटामिन सी की डिफिशियंसी से, और विटामिन सी को हम अब्सॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, इसलिए इसका आंसर है सी। न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइंड टुगेदर बाय। जैसे कि आप जान सकते हैं न्यूक्लियोटाइड जो भी दो न्यूक्लियोटाइड होते हैं जो ज्वाइन कैसे करते हैं, वो उनका 3 और 5th पोजीशन में एक फॉस्फेट का ग्रुप लगता है। जैसे कि अब ये फॉस्फेट का लिंकेज का जो भी ग्रुप होता है ना ऐसे, जिस पे P पे 3 ऑक्सीजन बॉन्डेड होते हैं, जिसकी वजह से जो भी न्यूक्लियोटाइड बनते हैं जो फॉस्फेट डाई लिंकेज से बनते हैं, इसलिए इसका आंसर भी होगा डी। इसका आंसर है डी। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जाम्पल ऑफ डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। जैसे कि आप टेक्स्ट बुक में पढ़ सकते हैं, इसका आंसर है कोलेशन ऑफ एग वाइट और कर्लिंग ऑफ मिल्क, इसलिए इसका आंसर होगा डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्शन ऑफ सैलिसिलिक एसिड फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड जो बनता है ना OHCHO, इसको हम बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। ये बनता है क्लोब्स रिएक्शन से। इसमें होता है रिएजेंट NaOH और CO2। Next question, which one would be formed after a reaction of secondary alcohol with chromate dianhydride? ओके, जैसे कि 2 डिग्री का जो भी अल्कोहल होगा उसको हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो CrO3 के फॉर्म में हमें मिलता है कीटोन। आप सब इसे याद रखना, जो भी ये कॉमन है बहुत, इसका आंसर होगा कीटोन। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन लगा होगा आप लोगों को, नहीं आप लोग नहीं तो सी करके आएंगे या नहीं तो डी, लेकिन इसका आंसर होगा फर्स्ट क्लोरोमिथाइल बेंजीन, क्योंकि हमें फर्स्ट क्लोरीन को प्रायोरिटी देना पड़ेगा। ये IUPAC नेमिंग का रूल है, इसलिए इसका आंसर है सी, फर्स्ट
1-chloro-4-methyl-benzene. नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमैग्नेटिक स्पीसीज इज। इसका आंसर आप ऐसे भी निकाल सकते थे क्योंकि Cl और फ्लोरीन जो भी है वीक फील्ड लिगैंड है, इसलिए ये पेयरिंग नहीं कराएंगे। पेयरिंग नहीं कराने से अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इसलिए दोनों बनाएंगे पैरामैग्नेटिक। लेकिन जो है FeCN6 और NiCN में डायमैग्नेटिक पूछा है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपाउंड शोन बाय, जैसे कि इधर ही देख सकते हैं NO2ONO, ये होगा लिंकेज आइसोमरिज्म। तो कॉन्फ़िगरेशन 3D10 और 4s1, ये होता है कॉपर का। Zn का होता है 4s2 3D10, इसको याद रखना चाहिए था आपको। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट रिएक्ट ईच अदर इन एलिमेंट्री रिएक्शन इज अ मेजर ऑफ द। ये जो भी है बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन लगा होगा जब आप कभी भी पेपर सॉल्व कर रहे होंगे। इसका आंसर सब लोग स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन भी कहेंगे, नहीं तो मॉलिक्यूलैरिटी कहेंगे। एक तो एक्टिवेशन एनर्जी तो नहीं होगा, और ऑर्डर तो एक एक्सपेरिमेंटल डाटा है, इसलिए ये नहीं होगा। इन दोनों में कन्फ्यूजन लगा होगा, लेकिन इसका सही आंसर है मॉलिक्यूलैरिटी। क्योंकि जब हम एलिमेंट्री रिएक्शन को देखते हैं तो मॉलिक्यूलैरिटी सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन का ही होता है, इसलिए हम उसका प्रॉपर ओरिएंटेशन और एनर्जी देख के उसका मॉलिक्यूलैरिटी चेक करते हैं। कुछ लोग स्टोइकियोमेट्री भी कहते होंगे, लेकिन इसमें पूछा है ना स्पेसिफिक एलिमेंट्री रिएक्शन, इसलिए इसका आंसर होगा मॉलिक्यूलैरिटी। आपको ध्यान रखना चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। इस सबको पढ़ने के बाद आपको मिलेगा सिर्फ मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन में भी 0। जैसे कि मॉलिक्यूलैरिटी 0 का मीनिंग है कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है, इसका मीनिंग होता है कि कोई रिएक्शन ही नहीं होगा, इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स है। इसका आंसर है सी। हाउ मच चार्ज, और जो भी ये फराड कितना चार्ज का लगाएगा, इसका आंसर है जैसे कि MnO4 और MnO2। MnO4 माइनस होता है +7 और MnO2 है तो वो होता है +4, इन दोनों का चेंज है 3, इसलिए इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू हो गए। ये तो एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, कितने लोगों ने पढ़ा पता नहीं है मुझको, लेकिन मैंने देखा है इसको। इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ हैलोजन कंपाउंड्स विच कंपाउंड अंडरगो SN1 रिएक्शन फास्टर एंड वाई। इन दोनों में से SN1 जो होगा फास्ट होगा और क्यों। जैसे कि इसमें देख सकते हैं कि जब क्लोरीन हम इधर से निकालेंगे तो ये बनेगा 3 डिग्री और ये बनेगा 2 डिग्री। हम जानते हैं कि SN1 रिएक्शन में 3 डिग्री ग्रेटर दैन 2 डिग्री ग्रेटर दैन 1 डिग्री, इसका आंसर है ये वाला कंपाउंड। इसका रीज़न आपको SN1 रिएक्शन में 3 डिग्री ग्रेटर दैन 2 डिग्री ग्रेटर दैन 1 डिग्री लिखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर है ये वाला। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर SN2 रिएक्शन। 2-bromo-methyl-butane, ओके, 2-bromo-methyl-butane, 1-bromopentane, और लास्ट में 2-bromopentane, 1 2 3 4 Br। और इसका आंसर देखिए SN2 पूछा है। SN2 में क्या होता है, 1 डिग्री ग्रेटर दैन 2 डिग्री ग्रेटर दैन 3 डिग्री होता है। इसमें फर्स्ट 1 डिग्री कौन सा है, ए वाला। इसका आंसर है 1-bromopentane, फिर 2 डिग्री होगा, 2 डिग्री में है 2-bromopentane, फिर है 2-bromo-2-methyl-butane। सो इसका सही आंसर जो भी ऑर्डर होगा आपको रीज़न में ये लिखना है, SN2 इज ग्रेटर फॉर फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री। और जो भी ऑर्डर पूछा है उसमें फर्स्ट ब्रोमो होगा, और नेक्स्ट होगा 2-ब्रोमो, और लास्ट में होगा 2-bromo-methyl। बहुत ईजी से लगा होगा, आप लोग सॉल्व भी कर रहे होंगे। इसका सोल्यूशन बीजिए, आपको सिर्फ अच्छे से सजा के लिखना था, काम होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। इसका मीनिंग है रेट ऑफ रिएक्शन जो भी है प्रोपोर्शनल टू Ka² के प्रोपोर्शनल है। अब पूछा है इफ़ द रिएक्टेंट को डबल करेंगे तो रिएक्टेंट को डबल करेंगे तो A की जगह 2A होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो K4A² आएगा। Ka² है पहले का रेट ऑफ रिएक्शन, उसका ये 4 टाइम्स हो गया। इसका मीनिंग है रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर गया, कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। इसको डबल करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स हो जाएगा। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है रिड्यूस टू हाफ।
आर ओ आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के ए स्क्वायर है। इसमें अब रेट ऑफ रिएक्शन हाफ होगा, के ए बाई टू का होल स्क्वायर लिख रहे हैं हमें। होल स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर अपॉन 4 आएगा। इसका मतलब आर बाई 4। इसका मीनिंग है रेट ऑफ रिएक्शन रिड्यूस होगा कितने टाइम्स, आर बाई 4। सो आपको कुछ नहीं, सिर्फ सिंपल इसमें 4R करना था, इसमें आर बाई 4 करना था, इतना ही है। नेक्स्ट, मैंने FeCrO फ्यूज्ड जो भी है, ये प्रिपरेशन ऑफ क्रोमेट हो रहा है। इसका सोल्यूशन जैसे कि इधर लिखा हुआ है, आपको आप प्रैक्टिस भी किए होंगे टेक्स्ट बुक में है। इसमें कुछ नहीं, स्टॉकियोमेट्री का थोड़ा ध्यान रखना था। 4, 8, 7 जब जो भी है फेरस डाइक्रोमेट रिएक्शन करके Na2CO3 में एक बनाएगा सोडियम क्रोमेट। जब सोडियम क्रोमेट एसिडिक मीडियम में रहेगा, सोडियम डाइक्रोमेट बनेगा, और सोडियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ KCl पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाएगा। सिर्फ इतना ही लिखना था, और एक क्वेश्चन बाकी है, हम इसको देखेंगे। अब लिखा है ऑक्सीडाइजर्स Na2SO3, जैसे कि जब भी हम ऑक्सीडाइज करेंगे K2Cr2O7 के प्रेजेंस में, जो भी Na2SO3 बोला है, इसमें जब हम निकालेंगे तो ये बनेगा SO3 माइनस। हमें पता है कि K2Cr2O7 इसको ऑक्सीडाइज करेगा किसमें, SO4 2 माइनस में। इसका जब रिएक्शन करेंगे, जैसे कि आप जानते हैं कि एक क्रिस क्रॉस मेथड, ये +1 में रहेगा, ये -2 रहेगा। इसमें क्रॉस करेंगे तो Na2SO4 मिलेगा हमें। इसमें हमें सिर्फ लिखना था सोडियम SO4 को क्या कहेंगे हम, सल्फाइड कहेंगे, PHI T, इतना ही लिखना था। ये ऊपर का प्रिपरेशन जो भी आपको याद रहेगा, और ये नीचे वाला रिएक्शन इतना जो भी हमें जानना चाहिए था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन CuNH36 इज ए इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स वेरियस NiCH3 इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसमें आपको कुछ नहीं, इसको अच्छे से बना के लिखना था। जैसे कि अब अभी लिखेंगे CO3+ कहा है, जैसे कि हम 3D सीरीज कैसे आप याद रखेंगे, स्कूल टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फी कॉपी, हाँ कक्कर जिंदाबाद। हमें पूछा गया है CO3+ और Ni2+, CO3+ और Ni2+। अब इनका कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 7 3D7 4s2 है, और Ni का Ni 3D8 4s2। इसका कॉन्फ़िगरेशन +3 में 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 3D6 मिलेगा, और इसमें 3D8। इसमें अब बनाओ डायग्राम किसका, d ऑर्बिटल का। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। इसमें 2d ऑर्बिटल बाकी है, लेकिन जब आप NiNH36 का बनाएंगे तो 4 1 2 3 4d ऑर्बिटल फिल है, सिर्फ एक ही बचा है। ये क्या बनाएगा, D2sp3 का कंपाउंड बनाएगा, वही ये sp3d2 का जो इन्वॉल्व है इधर, जो भी d ऑर्बिटल इसमें इन्वॉल्व है, ये इनर है, यानी इनर इसको कहेंगे हम इनर d ऑर्बिटल्स, और इसको आउटर d ऑर्बिटल्स। सिर्फ यही लिखना था हमको क्या, और इसका रीज़न पूछा है। रीज़न में सिर्फ यही लिखोगे कि CuNH36 में इनर d ऑर्बिटल खाली है, इसलिए इसने इनर इलेक्ट्रॉन भरा, और इसने इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाया, वही NiNH36 में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इधर एक ही d ऑर्बिटल बाकी है, इसलिए ये बाहर मतलब आउटर d ऑर्बिटल यूज़ करेगा, और sp3d2 का कॉम्प्लेक्स बनाएगा, इसलिए आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था रेट कांस्टेंट का। इसका सोल्यूशन अभी आपको दिखाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो कि k का वैल्यू दिया है इतना, कंसंट्रेशन ए नॉट यानी इनिशियल कंसंट्रेशन, और फाइनल में कितना चाहिए हमें, 0.075। अब जैसे कि आप जानते हैं कि फॉर्मूला A = A0 - KT होता है। इसको रीअरेंज करेंगे तो अब जैसे कि आप देख सकते हैं A - A0 = KT, इसको नीचे लाएंगे A - A0/T =
भाई के इक्वल टू टी आएगा। अब इस टी का वैल्यू पुट करिए, इतना इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है 0.075, और जो भी एट टाइम हमको पूछा है वो है 0.10। 0.10 माइनस 0.075 बाई 0 टाइम कितना है, टाइम हमें ढूंढना है, इसलिए के का वैल्यू पुट करना पड़ेगा 0.0033। जैसे भी हम आप इसको सॉल्व करेंगे, टी का वैल्यू हमें मिलेगा 8.33 सेकेंड। एक बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आप कर सकते थे बिना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक के। जैसे कि इसका सोल्यूशन भी इधर लिखा हुआ है, अब चाहे तो इस तरह अच्छे से लिख कर आएंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, decomposition of NH3 on platinum surface is a zero order reaction. What are the rates of production of NH2H2? कुछ नहीं, आपको इधर सिर्फ और सिर्फ अमोनिया का बैलेंस रिएक्शन लिखना था। अगर वो आपको पता होता तो बहुत ही आराम से कर सकते थे। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या दिया है, द डिकम्पोजिशन अमोनिया, जैसे कि इसका रिएक्शन होता है N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। जैसे कि रेट ऑफ रिएक्शन आपको पता है क्या होता है, माइनस dN2/dt अपॉन -1/3 dH2/dt, यानी नहीं तो 1/2 dNH3/dt। ये होता है ROR यानी रेट ऑफ रिएक्शन। इसका वैल्यू है 2.5 × 10⁻⁻⁴ इतना दिया है। अब क्या पूछा है, प्रोडक्शन ऑफ N2 इक्वल टू क्या आएगा, यही आएगा, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 इक्वल टू सेम है, इसलिए 2.5 × 10⁻⁻⁴ यूनिट का स्पेशल ध्यान रखना चाहिए था आपको, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। वही अभी पूछा है H2 का, जैसे कि आप जान सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू 1/3 है, यानी डी ऑफ H2 क्या आएगा, हमें इस 3 को उधर ट्रांसपोज करना पड़ेगा जिससे कि हमें रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ H2 मिले। इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2.5 × 10⁻⁻⁴, 2.5 × 10⁻⁻⁴, ये होगा 7.5 × 10⁻⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। इजी क्वेश्चन था, आप सब कर सकते हैं, इसमें कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सोल्यूशन कंटेनिंग 50 ग्राम ऑफ यूरिया पर लीटर ऑफ सोल्यूशन इन वाटर है सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। इसमें कुछ नहीं, एक ही सेंटेंस ने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। आइसोटोनिक सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, इसमें कुछ नहीं है, आपको आइसोटोनिक यानी π1 = π2 करना था आपको, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर। पाई का वैल्यू क्या होता है, MRT, M1R आर तो पता है गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर तो दोनों सेमी टेम्परेचर पे हो रहे हैं, इसलिए इसका टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहेगा। आपको कुछ नहीं, इसमें सिर्फ आपको मोलैरिटी सेम करना था, मोलैरिटी, जैसे कि इसका सोल्यूशन इधर लिखा हुआ है, मोलैरिटी पाई ऑफ यूरिया इक्वल टू पाई ऑफ ग्लूकोज। सी छोड़ के दोनों कांस्टेंट है, इसलिए हम इस दोनों को कैंसिल करेंगे, सिर्फ हमें मिलना है एन यूरिया अपॉन वैल्यूम, यानी ये क्या है, मोलैरिटी है, मोलैरिटी। जैसे कि दिया है कि यूरिया का मास है 15, मोलर मास है 60, ग्लूकोज का हमें ढूंढना है, मोलर मास 160, ऑफ ग्लूकोज इक्वल टू कुछ नहीं 15 × 18 अपॉन 60 करना था आपको, मिल जाएगा 45 ग्राम। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, PYQ भी है, आप सॉल्व किए होंगे तो मिल जाएगा। इसका आंसर होगा 55 ग्राम। कैलकुलेट डेलियम फॉर एसिटिक एसिड, कुछ नहीं है, सिर्फ आपको इनको ब्रेक करना था, जैसे कि H+ और Cl- ये देगा, और इसमें Na+ और Cl-। नेक्स्ट है CH3 COO- और Na+। आपको कुछ नहीं है, इसको 1, इसको 2, इसको 3 कहेंगे।
आपको 3+1 करके 2 को माइनस करना था। 2 को माइनस करेंगे तो क्या होगा, Na से Na कट जाएगा और Cl से Cl कट जाएगा, बचेगा CH3CO माइनस प्लस H प्लस। क्या मिलेगा हमको, CH3COOH। इसका जो भी सोल्यूशन है, प्रॉपर सोल्यूशन नीचे लिखा हुआ है, आपको दिखाएंगे। चलिए देखेंगे इसका सोल्यूशन। इसके आप देख सकते हैं, आपको कुछ नहीं है, उन दोनों को ऐड करके एक को सब्ट्रैक्ट करेगा। इसका वैल्यू देखेंगे तो 391 आ रहा है। और हमको क्या पूछा गया था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है del m/del m0। जो भी है डेल सी का वैल्यू कितना आया था, 391, और जो जो वैल्यू उन्होंने दिया है 19.55। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका अल्फ़ा यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आएगा 0.05। जो इतना ही हमारा क्वेश्चन, जो भी है नीचे का हमारा पार्ट में नहीं है। अल्फ़ा यानी इसका अल्फ़ा है कितना, अल्फ़ा इक्वल टू 0.05। नेक्स्ट क्वेश्चन, D4 स्पीसीज Cr2+ इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, Cr2+ क्या कहा है, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या रहते हैं, जो अपने आप को ऑक्सीडाइज करेंगे, यानी जो अपने आप इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे। ये इलेक्ट्रॉन छोड़ के बनेगा Cr3+ और इलेक्ट्रॉन। और नेक्स्ट लिखा है Mn2+ इज अ स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग। Mn3+ ऑक्सीडाइजिंग स्पीसीज जो भी होता है, जो होता है अपने आप को रिड्यूस करेगा, यानी अपने आप एक इलेक्ट्रॉन लेगा, ये बनाएगा Mn2+। जैसे कि आप जानते हैं Cr3+ एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। क्यों, इसमें होगा T2G। इसमें जब ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग में होगा तो इधर 3 जो भी बनेंगे, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन बहेगा। ये T2G हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, ये बहुत ही स्टेबल होता है, इसलिए ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करना चाहेगा, यानी ये अपने आप को ऑक्सीडाइज कराएगा, यानी दूसरों को रिड्यूस करेगा, इसलिए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। वही Mn3+ इज अ स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद को रिड्यूस करेंगे ना, अपने आप इलेक्ट्रॉन लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं Mn2+ जो भी है, ये 3d5 कॉन्फ़िगरेशन होता है। 3d5 यानी हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। ये भी क्या है, बहुत स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए ये क्या करेगा, अपने आप को रिड्यूस करेगा, यानी दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा। इसलिए ये क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। आपको सिर्फ इतना ही लिखना होता, इससे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसका आंसर इधर लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। द टू कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आर स्मॉल चेंज इन एटॉमिक रेडिया। इसमें क्या होगा, इससे क्या होगा, 3D सीरीज का एटॉमिक रेडिया इज ग्रेटर देन 4D का बड़ा रहेगा, लेकिन इक्वल टू 5D बनेगा। आप एक कॉमन होता है। दूसरा लिखा है, ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन दिस एलिमेंट्स ओकर टुगेदर इन नेचुरल मिनरल डिफ़िकल्ट टू सेपरेट। जैसे कि इसका रेडिया सेम बनेगा, तो जो भी क्रिस्टल लैटिस होगा इन एलिमेंट्स का क्रिस्टल लैटिस में ये फिट हो जाएंगे, जिससे कि हमें सेपरेट करना प्रॉब्लम करेगा। इसमें 4D और 5D का जो भी एलिमेंट है, उनका रेडियस सेम रहेगा, इसलिए क्रिस्टल लैटिस में फिट रहेंगे। जब हम माइनिंग करेंगे तो इनको बाहर निकालना बहुत ही प्रॉब्लम बनेगा। यही है टू कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज हैज़ लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एंड वाई। आप बहुत बार इसको पढ़ भी लिए होंगे। लोएस्ट एंथैल्पी होता है Zn का होता है। क्यों, जो होता है इसका कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d10 फुल्ली फिल्ड। जैसे कि एटोमाइजेशन का जो भी हीट है, जिसका ज़्यादा रहेगा, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन का आंसर है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा तो हीट ऑफ एटोमाइजेशन ज़्यादा रहेगा। Zn में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं 0, इसलिए इसका हीट ऑफ एटोमाइजेशन होता है 0। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन था, जैसे कि आपको सिर्फ एक ही लाइन लिखना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द आईयूपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन भी आता है। क्वेश्चन देखिए, FeN2Cl2 हमें इसमें अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा और नेट चार्ज है इस पर प्लस।
यानी हम इसको जब हम नॉर्मल लिखेंगे तो उसमें क्लोरीडो लिखा होगा, आप सबने ये भी याद रहेगा, लेकिन इसमें प्लस चार्ज है इसलिए हम इधर क्लोरीडो नहीं लिखेंगे। इसमें हम लिखेंगे डाइक्लोरीन, डाइक्लोरीन। हम इसका होगा बिस बिस इथाइलिन, बिस इथाइलिन डाइअमीन, डाइअमीन। लास्ट में होगा आयरन, आयरन। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखाएंगे तो +2 आएगा, आयरन आयन। आयन लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए था इसको, और आप सबने लिखा भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, CONH4 2H2Br। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर को फॉलो करेंगे तो H2 को हम लिखते हैं एक्वा, तो इसका होगा एक्वा, ब्रोमो, टेट्रा। सॉरी, हमसे एक गलती हो चुका है इधर, ब्रोमो नहीं आएगा, एक्वा के बाद आएगा टेट्रा अमीन, टेट्रा अमीन के बाद आएगा ब्रोमो। इसमें भी ब्रोमिडो नहीं आएगा क्योंकि इसमें माइनस नहीं प्लस चार्ज है। ब्रोमो, कोबाल्ट, कोबाल्ट। इसमें निकालेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा 3, कोबाल्ट 3, सल्फेट, सल्फाइड PHD। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो इसका आएगा 0, NH3 भी एक न्यूट्रल होता है, Br -1, SO4 -2, इसका इसलिए टोटल होगा -3। अब नेक्स्ट है NiCN4 2-, बहुत इजी था, टेट्रा। अब इसमें आएगा साइनाइडो, NiO, साइनाइडो, इधर ये लिख लेना, साइनाइडो, निकलेट, निकल, निकलेट। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट भी आएगा 2, निकलेट 2, आयन, आयन याद रखना, ठीक है, क्योंकि बाहर चार्ज है। ऑक्सीडेशन स्टेट इसका -4। अब करेंगे तो x = -4, x - 4 = -2, x = 2 आएगा, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन 2 है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन थे, आप कर लिए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। इसमें जो भी नेम रिएक्शन पूछा है आपको, 3 नेम रिएक्शन है, एक है उल्फ क्रिस्नर रिएक्शन, टार्ट रिएक्शन, केनिजर रिएक्शन। उल्फ क्रिस्नर आपको पता होगा, जो भी है कार्बोनल कंपाउंड C डबल बॉन्ड हो, इसको हम रिड्यूस करते हैं अल्कीन में, CH2 में। जो भी इनका जो भी प्रेजेंस होगा होता है ZnHCl के प्रेजेंस में। और रिटार्ड रिएक्शन में क्या है, टोलिन, जो भी टोलिन होता है, टोलिन से हम बनाते हैं बेंजल्डिहाइड, COH। और केनिजर होता है ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। इसका जो भी करेक्ट रिएक्शन है इधर लिखा हुआ है, चलिए। ये है फर्स्ट रिएक्शन है हमारा, कौन सा रिएक्शन हमारा था, उल्फ क्रिस्नर रिडक्शन, उल्फ क्रिस्नर रिडक्शन, ये है उल्फ क्रिस्नर रिडक्शन। उल्फ क्रिस्नर रिडक्शन जो भी होगा, कार्बोनाइल कंपाउंड जो भी है, एक ZnHCl में कन्वर्ट होगा अल्कीन में, ये हमारा उल्फ क्रिस्नर रिडक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा इटार्ड्स रिएक्शन, जैसे कि इधर लिखा है। इटार्ड रिएक्शन में टोलिन एक क्रोमेट इसके प्रेजेंस में बनाता है बेंजल्डिहाइड, यही होता है इटार्ड्स रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है केनिजारो, केनिजारो होता है इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। कितना स्ट्रॉन्ग जो भी है, जो भी बेंजल्डिहाइड होगा, जो भी कार्बोनल कंपाउंड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, वो बनाएगा, एक ऑक्सीडाइज होगा, एक रिड्यूस होगा। ए है COONA, और दूसरा बनेगा रिड्यूस होकर CH2OH। यही केनिजर रिएक्शन है, ये ईजी था, आप लिखे होंगे। जो भी हमने बताया, कार्बोनाइल इन द प्रेजेंस ऑफ ZnHCl, ये होता है क्लीमेंसन रिडक्शन, माफ़ कर देना। और हमें चाहिए उल्फ क्रिस्नर रिडक्शन, ये होता है कार्बोनाइल इन द प्रेजेंस ऑफ, यही इधर था हमने मिस कर दिया,
उसका रीएजेंट है, इसका रीएजेंट है उल्फ किश्नर का, उल्फ किश्नर इसमें होता है इथाइलिन ग्लाइकोल CH2OH CH2OH इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। ये होता है, इसको आप लिखे होंगे, इजी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट CH3COOH SOCl2 में A बनाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O Cl, और H2PD में A बनाएगा CH3C डबल बॉन्ड O और H, और हाइड्रोजीनियम में इसमें हमें कुछ नहीं है, इसमें से वाटर निकालना था हमें, NH2 H2 निकालेंगे तो OA बनेगा CH3CH, इसमें हम नीचे लिखेंगे डबल बॉन्ड बनाएगा N सिंगल बॉन्ड NH2। सिर्फ ये है ऊपर वाला, अब नीचे वाला CH3CN, ये भी एक फॉर्मेशन ऑफ क्रिएशन ऑफ अल्डिहाइड ग्रुप का ये रिएक्शन है। CH3CN डाइबाल H के प्रेजेंस में बनेगा CH3C डबल बॉन्ड OH और डाइल्यूट NaOH। एक जो भी है इसमें हमें मिलाएगा, ये हमारा अल्डोल रिएक्शन का रीएजेंट है, अल्डोल रिएक्शन का रीएजेंट है। इसमें हमें अल्डोल कंडेंसेशन करना था, इसका प्रोडक्ट बनेगा, जिसका जो भी प्रोडक्ट बनेगा इसको इधर बनेंगे। ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड H, इसका प्रोडक्ट बनेगा CH3COH, इसमें इधर आएगा CH2 C डबल बॉन्ड O और H। ये अल्डोल कंडेंसेशन का रिएजेंट। अब नेक्स्ट है हीट। जब हम हीट करेंगे तो अल्फ़ा और बीटा पोजीशन का, अल्फ़ा बीटा पोजीशन से हमें कुछ नहीं, H और OH निकालना था, तो इसका प्रोडक्ट बनेगा CH3C डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। इसको हम कहते हैं 1 2 3 4 4 है ना, ब्यूट ब्यूटिनल। ठीक है, इसको प्रोडक्ट कहा जाता है ब्यूटी-टू-इनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है डिफाइन एनैंशियोमर्स। एनैंशियोमर क्या होते हैं? एनैंशियोमर्स आर द पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स दैट आर मिरर इमेजेस ऑफ वन अनदर बट आर नॉट सुपर इम्पॉसिबल। इसको हम ये इजी कहते हैं कि नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज को ही एनैंशियोमर कहते हैं। जैसे कि लेटर में हम लेंगे तो F, इसका मिरर इमेज क्या आएगा? ऐसा। ये दोनों को सुपर इम्पोज करेंगे तो ऐसा आएगा, जो सेम नहीं है, इसलिए ये होते हैं एनैंशियोमर। इसका एक एग्जांपल लिखा है COOH, इसका जो भी मिरर इमेज आएगा ये आएगा। अब जब हम इसको सुपर इम्पोज करेंगे तो ये दोनों सुपर इम्पोज नहीं होंगे, इसलिए हम इसको एनैंशियोमर कहेंगे। एनैंशियोमर्स नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशमिक मिक्सचर। जब भी जो कंपाउंड को हम रिएक्शन करेंगे, जैसे कि SN1 रिएक्शन में हमें मिलते हैं रेशमिक मिक्सचर। SN में क्या होगा, जब जो भी रिएक्शन होगा, ऐसे एक मानते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ साइनाइड, ऐसे कोई भी रिएजेंट है जिसमें अगर हमें सेम साइड पे प्रोडक्ट मिलेगा तो इसको बोलेंगे रिटेंशन। और अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन पलट गया तो इसको कहेंगे हम इन्वर्शन। जब इन दोनों का प्रोडक्शन का रेशो 50-50% रहेगा तो ये क्या होगा, एक रेशमिक मिक्सचर बनाएगा। रेशमिक मिक्सचर इसको हम कहते हैं इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ द इक्विमोलर ऑफ रिटेंशन प्रोडक्ट एंड एज वेल एज इन्वर्शन प्रोडक्ट। इसको इतना ही कहना था आपको। वाई इज क्लोरोबेंजीन रेजिस्टेंस टू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे कि क्लोरोबेंजीन क्यों कहता है, इसको पूछा गया। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन जो भी होते हैं वो बेंजीन में बहुत कम होते हैं।